स्वागत है दोस्तों आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। तो देखते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। ऑपरेशन अलर्ट। क्या दोस्तों, ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया? ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी एसएसबी, ऑप्शन डी आरबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए बीएसएफ। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या साथियों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बड़ा मेर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया था। ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ था और 28 जनवरी तक चलेगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सर क्रीक और हरामी नाला दलदली क्षेत्र में बीएसएफ सैनिकों को तैनात करने के लिए पहली बार कंक्रीट के स्थायी लंबवत बंकर बनाए गए थे। क्या दोस्तों? बनाए गए थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी का, जान लीजिए सर क्रीक क्या है। इसका मूल नाम क्या है दोस्तों? बाणगंगा है, जिससे एक ब्रिटिश प्रतिनिधि सर क्रीक के नाम पर रखा गया है। यह कच्छ दलदली भूमि के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की यानी 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। यह अरब सागर में खुलती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से गुजरात कच्छ के क्षेत्र को विभाजित करती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा कि दोस्तों क्या है हरामी नाला। क्या जान लेते हैं हरामी नाला के बारे में। हरामी नाला क्या है दोस्तों? इसे सर क्रीक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र 22 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 22 किलोमीटर लंबा और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र इलाका है, जो ज्यादातर समय क्या है नौगम्य रहता है। इसी पे दोस्तों क्या है भुज एयरबेस है और क्या है ग्रांड धाम भी है यहीं पे दोस्तों साइड में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा जान लेते हैं क्या है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक इसके कौन है? पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की सीमा की सुरक्षा करती है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर। क्या है दोस्तों? यह गृह मंत्रालय यानी एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। कितने दोस्तों? 7 हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। खबरों में रहा क्या दोस्तों मोहम्मद शाही परिवार का कब्रिस्तान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी असम। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 विरासत स्थलों में से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए देश के एकमात्र नामांकन के रूप में असम के पिरामिड का चयन किया है। किसका प्यारे साथियों? असम के पिरामिड का। असम के चराईदेव जिले में अहोम युग का मोहम्मदम्स क्या है दोस्तों? मोहम्मदम्स शाही परिवार का कब्रिस्तान है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता के लिए भारत एकमात्र नामांकन होगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी का, क्या जान लेते हैं। चराईदेव में अहोम राजवंश के मोहम्मदम्स को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कब दोस्तों?
2014 में। मोहदम्स को सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में नामांकित किया गया जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, उनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। वर्तमान में पूर्वोत्तर में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान 7 प्राकृतिक स्थलों में शामिल है, जबकि सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कोई विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए साथ में अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। वडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और राग कट मूर्तियां उनाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में जोड़ दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है वर्तमान में दोस्तों, आद्रे अजोले। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 3। किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोब का भारत में निधन हो गया। Which country's vice president Badra Ali Job passed away in India? ऑप्शन ए गाम्बिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी गिनी, ऑप्शन डी ईरान। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए गाम्बिया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है, गाम्बिया के राष्ट्रपति एडमा बैरो ने ट्वीट कर बताया कि गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोब का एक बीमारी के बाद भारत में निधन हो गया। गाम्बिया की राजधानी दोस्तों बंजुल है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, एडमा बैरो। मुद्रा क्या है, गाम्बियन डालसी। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, क्या है प्रश्न 4। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 25 जनवरी। लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा 25 जनवरी 2023 को देश का 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD का विषय नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, इस अवसर पर मुख्य निर्वाचित आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ECI प्रकाशन की इलेक्ट्रिक द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन स्टेट क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पुस्तक की पहली प्रति प्रदान की। सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ECI द्वारा निर्मित गीत में मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं का शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं निर्वाचन क्या आयोग क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन भी करता है। या देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, 25 जनवरी 1950। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अनुच्छेद 324 का संबंध चुनाव आयोग से भारत संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद
कितने दोस्तों 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है प्यारे साथियों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक के अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उपराष्ट्रपति ही करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी नई दिल्ली। लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 6। पहली बार 4 जनवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पहली बार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 की मेजबानी करेगा। मेले में देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तकला, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह मेला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के हिस्से के रूप में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के उद्यमी इसमें भाग लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ बारे में। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 में। राजधानी क्या है इसकी दोस्तों, जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, किस देश के शटलर कुनावत विंडरसन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी थाईलैंड। लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा थाई शटल कुनावत ने इंडिया ओपन का खिताब जीता। नई दिल्ली के KD यादव इंडोर स्टेडियम में क्या है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंसन को हराया। इससे पहले कोरियाई सनसनी एन सियांग ने महिला एकल फाइनल जीता था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथ में, प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों,
ऑप्शन सी 11। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को 11 असाधारण बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष यह पुरस्कार 11 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के 11 बच्चों को दिया गया है। स्मृति ईरानी ने समारोह के दौरान बाल वीर पर एक खिताब यंग हीरोज ऑफ क्या है इंडिया का भी विमोचन किया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को महिला प्रति भेंट की। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी का। जान लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है दोस्तों। हर साल भारत सरकार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती हैं। बच्चों को 6 श्रेणियों में उनकी उपलब्धियों के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। कला और सांस्कृतिक बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल जो राष्ट्रीय मान्यता के योग्य है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक यानी 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक प्रस्तावित पत्र दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 9 क्या है। संघाई सहयोग संगठन यानी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी मुंबई। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। संघाई सहयोग संगठन यानी फिल्म महोत्सव का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आज से एसडीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के दौरान किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है। इस महोत्सव का उत्सव सिनेमाई साझेदारी का निर्माण करना है। एससीओ में विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और सामाजिक सिनेमाई अनुभव के माध्यम से एनसीओ सदस्यों के फिल्म समुदायों के बीच सद्भाव पैदा करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। जान लेते हैं एससीओ के बारे में क्या है। एससीओ एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पे है। बीजिंग चीन में। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कितने हैं। देख लीजिए 8 सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। कितने हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। 3 पर्यवेक्षक देश बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 10। भारतीय नौसेना द्वारा किस महासागर में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए हिंद महासागर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा इसी का अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन जनवरी से मार्च तक 3 महीने की अवधि में किया जा रहा है। ट्रोपेक्स अभ्यास आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। भारतीय नौसेना के अलावा अभ्यास में भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की संपत्ति के साथ उनकी भागीदारी शामिल होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है। क्या है इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेना की युद्ध तत्परता का परीक्षण करना तथा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। समुद्री निगरानी का पहला अभ्यास जनवरी 2019 में आयोजित हुआ था। इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वीर गेम भी कहा जाता है। वार गेम भी क्या दोस्तों, सॉरी
वार गेम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 11 यानी 11। वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आर विष्णु प्रसाद, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी डॉक्टर सुभाष चंद्र कौशिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? ऑप्शन ए आर विष्णु प्रसाद। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा क्या है, आर विष्णु प्रसाद को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संस्कृत, विज्ञान और खेल, नवाचार सहित विभिन्न देशों में यानी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट इसी का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। पीएम मोदी ने क्या है प्यारे साथियों, पीएम मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर के अवसर पर आयोजित पराक्रम दिवस के पुण्य अवसर पर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया है। नेताजी के बलिदानों का सम्मान करने के लिए 2018 में राष्ट्र द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। किस दोस्तों द्वीप समूह का नाम बदलकर कर दिया गया है? राष्ट्र द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या, प्रश्न नंबर 13। किस राज्य के आस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट इसी का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजम जिले के आस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। ओडिशा के गंजम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनवसा थाने को तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, देश भर में पुलिस स्टेशनों की क्या है दोस्तों, देश भर में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है। रैंक का निर्णय 165 विभिन्न मापदंडों जैसे अपराध दर, जांच और मामलों के निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के आधार पर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक कहाँ आयोजित की? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी भुवनेश्वर। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट इसका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है देखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली के बाहर क्या दोस्तों, दिल्ली के बाहर और भुवनेश्वर उड़ीसा में हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक आयोजित की। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसी का क्या है,
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या जान लेते हैं इसके बारे में। इसे ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करने और तैयार करने के उद्देश्य से जुलाई 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF के दायरे में किया गया है। यह मामला युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। योजना का विचार भविष्य पर नजर रखना और एथलीटों की एक विकासात्मक समूह को प्रतिनिधि प्रदान करना है, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों और 2028 में लॉस एंजल्स के पदक लाने की क्षमता रखते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 15 क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी मिस्र। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन डी मिस्र। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिस्र की सेना का 180 सदस्यीय मजबूत सैन्य दल भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ स्थायी स्थान बन गया है। पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद थे। 1950 गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले अतिथि थे। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। अष्टप्रधान। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों। भारत रत्न। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे दोस्तों। श्रीहरिकोटा। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पे दोस्तों। तिरुपति आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या प्यारे साथियों। मृदु साबुन के नमूनों में क्या होता है दोस्तों। पोटेशियम। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का सर्वजनक किसे कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं। 395 प्यारे साथियों। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखा है। एडम स्मिथ ने। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।